नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज हम लोग क्रैश कोर्स के अंतर्गत 7वां अध्याय आपका मैं लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। आज इसके अंतर्गत हम लोग सुरक्षा की अवधारणा को समझेंगे। उसके बाद जो है पारंपरिक और अपारंपरिक जो दृष्टिकोण है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं की बात की जाती है। साथ ही इसके अंतर जो हैं पारंपरिक और अपारंपरिक दृष्टिकोण सुरक्षा को लेकर करके किन बिंदुओं पर बात करता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। उसके साथ ही हम लोग यह भी समझेंगे कि आज नए दौर में किन किन नए स्रोत जो हैं वह सुरक्षा के खतरे के बन गए हैं और सहयोग के लिए किन किन बिंदुओं पर बात की जाती है। साथ ही हम लोग यह बात करेंगे कि भारत का इन सब पे क्या दृष्टिकोण रहा है, वह किस प्रकार के जो है वह कार्य किया है अभी तक। ठीक है। और हमेशा की तरह जैसा हम करते रहे हैं अभी तक कि प्रत्येक क्लास के शुरुआत में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डील करते हैं, ताकि यह हम लोग को ज्ञान हो जाए कि यह चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से जो कौन कौन प्रश्न आए हुए हैं और किन किन प्रश्नों की आने की संभावना हम लोग गृह कार्य के रूप में भी आपको हमेशा देते रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पाठ की सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। आइए कुछ MCQs यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, चलते हैं सबसे पहले इसको जो है डील करते हैं। तो पहला प्रश्न है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। और यह प्रश्न इसी वर्ष जो है आया था, 2021 का प्रश्न है। ठीक है। तो इसमें है शक्ति संतुलन, शांति, सह अस्तित्व, पंचशील और इनमें से सभी। तो यहाँ पर तो मैं पहले आंसर जो है डिक्लेयर किए हुए हूँ आपकी सुविधा के लिए कि इनमें से सभी है, लेकिन अब यह 3 ऑप्शन जो है इसको समझना है। इसके पीछे ऑप्शन देने का क्या कारण है, मैं पहले भी आप लोग को कहते रहा हूं कि जो अन्य ऑप्शन रहते हैं सही आंसर के अलावे, ऑप्शन के अलावे, उसको भी जरूर समझा करें। तो तीनों इसके अंतर्गत क्यों है। शक्ति संतुलन से क्या मतलब होता है। तो शक्ति संतुलन कहने का मतलब यह है बच्चों कि एक देश अपने पड़ोसी देशों से हमेशा पावरफुल रहने के लिए वह प्रयास करता है और इस पावरफुल बनने की स्थिति में वह इस स्थिति में जाता है कि उसके तरफ दूसरा देश जो है अपना आक्रमण या उसके विरोध में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता है। मतलब एक बैलेंस जो है वह बनाता कब है, जब वह पावरफुल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद शांति, सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। यहाँ पर जो है ऑप्शन में इसी प्रकार का है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑप्शन छूटा हुआ है। शांति सह अस्तित्व ही है। और पंचशील, यह हम लोग जानते हैं कि यह चीन के साथ जो है भारत की एक संधि है, जिसके अंतर्गत जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भी बात आती है और पंचशील तो वह उसका ये टॉपिक का नाम ही है, वो संधि जो है। तो यह जो है भारत के लिए भी, भारत के परिप्रेक्ष्य में ही जो है यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर सभी जो है वह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो है इनमें से सभी यह सही होगा। ठीक है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी। अब देखिए 1920 की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर तुरंत यह दिमाग में बात आनी चाहिए कि यह किस युद्ध की बात हो रही है। तो यह प्रथम विश्व युद्ध की बाद की बात हो रही है। 1914 से 1919 तक जो है यह युद्ध चला था और 20 में जो है राष्ट्र संघ, जिसको लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, वह वुड्रो विल्सन थे वहाँ के USA के राष्ट्रपति, उनके दिशा निर्देश में यह संस्था जो है बनी थी। और इसके बारे में विस्तार से पिछली कक्षा जो हुई थी उसके बारे में मैं बात बताया हूँ। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो पूर्व की कक्षा देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज बारे में बताई गई है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की बात आ रही है, तो अब यहाँ पर देखिए डील करने का तरीका क्या हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है भैया वो तो 1920 में तो बना नहीं है, वह तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना है। तो इस ऑप्शन को तो हम ऐसे ही छाड़ देंगे, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये तो नहीं हो सकता है किसी भी स्थिति में। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO बोला जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यह जो है यूएनओ की जो है स्पेशल बॉडी है।
यह इसके लिए कार्य नहीं करता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय द हेग में है, और यह जो 6 अंग हैं यूएनओ के उसमें से एक है, तो यह भी इसके लिए जो है वह कार्य नहीं किया है। तो यह कौन कार्य किया है जी? तो राष्ट्र संघ कार्य किया है। इस प्रकार से आपको मैं बार बार बोलता हूं कि अपना अध्ययन करने का तरीका इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही लाभ होगा। आगे हम लोग चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई है? हालांकि ये फैक्चुअल चीजें हैं, लेकिन इसका रिपीटेशन देखिए 20 में भी आया है, 21 में भी आया है। कंटिन्यूअस एक ही प्रश्न को जो है इस साल भी आया, अगले साल भी आ गया। तो इसको हम लोग ईयर याद रखेंगे कि 1957 में आया है। और इन 3 जो ईयर हैं, इन तीनों ईयर के बारे में अगर कुछ आपको विशेष जानकारी मिलती है तो आप जरूर अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया? अब सीटीबीटी तो यही प्रश्न बन सकता है एक कि सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। और यह कब आया था? 1996 में आया था। अब 95 में क्या हुआ, 97 में क्या हुआ, 98 में काम क्या हुआ? तो 98 में तो देखिए हम लोग जानते हैं एक बहुत बड़ी घटना हुई है भारत में। द्वितीय जो परमाणु परीक्षण जो हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, वो 98 में ही हुआ है ना। तो इस तरह से जो है को रिलेट करिएगा तो आपको याद जो है ना चीजें वह लंबे समय तक रहेगी आपको। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि जिसको इंग्लिश में एनपीटी बोलते हैं, एनपीटी अर्थात नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, तो किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए? उस संधि पर किसने हस्ताक्षर नहीं किए? और यह प्रश्न कब आया है? 2015 और 2017 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है ईरान, नहीं वो तो किया है। भारत, यह नहीं किया है। उत्तरी कोरिया नहीं किया है। चीन नहीं किया है। तो ऑप्शन तो आपको दिख रहा है, आंसर दिख रहा है, लेकिन तरीका जो है हम हमेशा सिखाने का प्रयास करते हैं और उसके अंदर जाकर के कुछ जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर ठीक है, अभी ऑप्शन भारत दे दिया, अब भारत अगली बार ऑप्शन में न रहेगा तब क्या करेंगे हम लोग? तो यह जान ले कि और भी कोई ऐसा है जो एनपीटी पर साइन नहीं किया है। और मैं आपको बताऊं कि यह प्रश्न जो है अभी जस्ट 28 नवंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी यह प्रश्न आया था। यह आपका इंटर का एग्जाम का जो चैप्टर है इंटर का, वह आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। लेकिन उसमें प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल कैसे था कि 4 ऑप्शन थे जिसमें 3 ऑप्शन ऐसे थे जिसने साइन नहीं किया था और एक ऑप्शन जो थे वह किया हुआ था। तो उसमें पूछा गया था कि कौन नहीं किया है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको जानना है कि भारत है जो साइन नहीं किया है, इसके अलावे और कौन है जी? तो पाकिस्तान है, इसके अलावे और कौन है जी? तो इजराइल है। यह 3 कंट्री आप लोग याद रखेंगे, यहां पर लिखा हुआ नहीं है, आप नोट कर लें अपने नोटबुक में कि 3 ऐसे देश हैं जो एनपीटी पर आज तक साइन नहीं किए। और एनपीटी क्या है साहब? फुल फॉर्म तो बता दिए आपको। और यह हुआ कब था? 1968 में यह संधि हुई है। क्या हुआ था इसके अंतर्गत आगे बताऊंगा मैं, यहीं पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता दूं कि 1967 तक जो परमाणु संपन्न देश थे उन लोगों के दिमाग में यह बात आई कि यह सुविधा जो है हमारे पास तक ही रहनी चाहिए और लोगों के पास नहीं जानी चाहिए। ठीक है ना, तो क्या करे साहब ऐसा कि और देश इसका उपभोग उसको बना नहीं सके, परीक्षण नहीं कर सके, उससे संपन्न न हो सके। तो उन लोग जो है एक ट्रीटी लेकर के आते हैं जिसको कहा जाता है परमाणु अप्रसार संधि। और उसमें एक प्रोविजन आता है कि 1967 तक जिन देशों के पास परमाणु है, परमाणु बम है, परमाणु संपन्न देश हैं, वो ही उनके पास ही रहेंगे और देश जो है नहीं बना पाएंगे, उनको यह बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो उस समय जो यूएन के 5 अस्थायी सदस्य जो थे उन्हीं लोगों के पास यह सुविधा थी। और जो है जैसे भारत उसका खुलकर के विरोध किया था कि नहीं साहब आप तो अपना सब कुछ कर लिए हैं, आप अपने रखे हुए हैं और हम लोग तो अभी जस्ट स्वतंत्र हुए हैं, हम लोग को अभी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है, अपनी सुरक्षा की ज़रूरत है, तो क्यों नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर ये
जो है चलता है पूरा पिक्चर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतया वर्जित किया गया। देखिए बात तो की है, अगर मेरी बात को अभी तक आप सुने हैं सेकंड इसके पहले के क्वेश्चंस को, तो आप इसको खूब आराम से दे देंगे आंसर। परमाणु अप्रसार संधि किस चीज़ की बात किया था कि दूसरे देशों तक का परमाणु न पहुंचे, परमाणु हथियार वह नहीं बना सके, तो यह परमाणु अप्रसार संधि है। कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यह प्रश्न जो है वह पूरा फुल फॉर्म ही पूछ चुका है, 2009 का यह प्रश्न है। हालांकि इस तरह से अब प्रश्न नहीं आता है, उसका पैटर्न चेंज हो गया है, एमसीक्यूज के रूप में आता है, वह एमसीक्यूज के रूप में ही आपसे पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ से एक चीज़ हम लोग को यह सीखना है कि जितने भी इम्पोर्टेंट एब्रिविएशंस हैं, ना सिर्फ यह ट्रीटी संबंधी, और भी जो पॉलिटिकल साइंस के जो चीज़ें हैं जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, उसको कंप्लीट फॉर्म हम लोग जरूर याद रखें। जैसे अगर इसी चैप्टर से हम लोग बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक टीटी सीटीबीटी आ गया, यहाँ पर पीटीबीटी भी आ सकता है ना, एनपीटी भी आ सकता है, शॉल्ट आ सकता है, स्टार्ट आ सकता है। इन सब को जो है आप जरूर उसको याद रखें। जैसे सॉल्ट आ जाएगा तो स्टैटिक्स आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी उसको बोलते हैं, स्टार्ट आ जाएगा तो स्टैटिक्स आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी उसको बोलते हैं, एबीएम आ जाएगा, है ना, तो एबीएम को फुल फॉर्म क्या कहते हैं जी? तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। तो इसको आप जो है इस प्रकार मैंने परीक्षा में जो है ना जाने से पहले आप हर क्वेश्चंस की प्रकृति को समझें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। एक विद्यार्थी होते हैं कि वो प्रश्न को रट लिया, ठीक है, वो भी एक ठीक है, लेकिन उससे आपको बेहतर करना है तो उसकी प्रकृति को समझना पड़ेगा। आज सीटीबीटी पूछा गया, कल पीटीबीटी पूछा जा सकता है, एनपीटी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा जो है पाठ की शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर्स में दिए गए पिक्चर से, तस्वीर से। यह तस्वीर को आप लोग गौर से देखिए। अगर यहाँ पर धुंधली भी नज़र आ रही होगी तस्वीर, तो आप अपने किताब की जो तस्वीर है उसको देखिएगा। उसमें किन किन तरह की जो है वह समस्याओं का चित्रण किया गया है। एक तरफ बाढ़ की समस्या से कोई व्यक्ति जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ जो है वह यहाँ देखिए सुखाड़, यहाँ बच्चे के जो है मानवाधिकार से संबंधित बातें हो रही है, वह अपने एजुकेशंस को लेकर के प्रभावित है। यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं जो है एकदम वह कह लीजिए कि जो है निर्दोष की अवस्था में एकदम एक कोमल स्थिति में जो है वह दिख रही है कि हमको जो है कुछ सुरक्षा प्रदान किया जाए, जिसको शरणार्थी हम लोग कहते हैं। दूसरे देश से जब वह भागे हुए लोग आते हैं उसको एक सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, उस स्थिति में देख रहा है कि हमको कुछ मदद करो, है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है सिक्योरिटी पुलिस की है, कुछ बच्चियों की तस्वीर है। पूरा जो चित्र यह दिखा रहा है कि सुरक्षा का दृष्टिकोण जो है वह कई पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट वे में दिखता है। सिर्फ एक आक्रमण, बाहरी आक्रमण से ही सुरक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के नहीं आंका जा सकता है। एक मनुष्य की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी जो है वह आवश्यक होती है ना। और आज जिस हम ग्लोबलाइजेशन की इरा में रह रहे हैं, वह सिर्फ आंतरिक शांति स्थापित कर करके वह बात संभव नहीं हो सकती है। हम अपने देश की सुरक्षा कर करके बाहरी आक्रमण से यह निश्चिंत होकर के नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्लोबलाइजेशन के इरा में रह रहे हैं, और ग्लोबलाइजेशन की इरा में रहने से हम लोग न चाहते हुए भी दूसरे देशों के कार्य से जो है प्रभावित हो रहे हैं। पिछली जो कक्षा हुई थी इन्वायरमेंटल पे, उसमें हम लोग क्या देखे थे? ट्रेजेडी विदाउट ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की बात किए थे। पर्यावरण एक ऐसी समस्या है जो ना सिर्फ किसी एक देश या किसी एक क्षेत्र विशेष की, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। वह गरीब और अमीर को नहीं पहचानता है, वह सब उससे प्रभावित है। तो यह भी दृष्टिकोण से हम लोग सुरक्षा को देखते हैं, और वहाँ भी सुरक्षा है की स्थापना करने की बात की जाती है। और इसी कारण से जो है हम लोग देखे भी थे कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो है वह संधियाँ हुई थी पर्यावरण को लेकर के, है ना। तो उस बिंदु पे हम लोग नहीं जाएंगे, अतर्वाज क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। हम लोग इसी कक्षा को जो है आगे लेकर के चलते हैं, और कुछ जो है तस्वीर जो है आपके बुक में
इम्पॉर्टेंट जो लगा है हमको यहाँ पर, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, उन्हीं को हम लगाने का प्रयास किए हैं। ऐसे पिक्चर तो उसमें बहुत सारे हैं दिए हुए समझाने के लिए, लेकिन जो बहुत लगा है हमको इम्पोर्टेंट, उसी को मैं यहाँ पर लगाने की बात किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक जो है आपका शांति सेना की बात आती है। शांति और सेना के द्वारा शांति स्थापित करने की बात की जाती है। और इसमें एक तस्वीर जो है कबूतर को जो है नत कर करके एक सैनिक जो है उसको उड़ाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी तस्वीर में जो है वह आपका बजट की बात की गई है, और उस बजट में आपका सुरक्षा के लिए कितने खर्च करने की बात की गई है। वह एक डेवलप्ड कंट्री का यह तस्वीर दिखाया गया है यहाँ पे। और कुछ देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमको एक पीस डिपार्टमेंट स्थापित करने की ज़रूरत होती है। यह कह रहा है कि जो है यह इतना बहुत बजट है, यह हमारे लिए संभव नहीं है कि इतना बजट जो है सुरक्षा के लिए हम कर सकें। तो यहाँ पर यह तस्वीर जो बता रही है कि शांति चाहिए, लेकिन सैनिक से चाहिए। और अगर 11th क्लास जो हुआ था पिछले सैटरडे को, अगर मैं सही हूँ तो सैटरडे को मैं क्लास लिया था पीस पे, शांति जिसका चैप्टर का नाम था 11th क्लास में, उसमें मैं जिक्र किया था कि महात्मा गांधी कहते हैं कि शांति स्थापित करने के लिए जो है हथियार कभी भी सटीक नहीं हो सकता है। अगर आप हिंसा के बल पे शांति स्थापित करना चाहते हैं तो वह हिंसा जो है अस्थायी हो जाएगी, और जिस प्राप्ति के लिए आप हिंसा कर रहे हैं वो शांति जो है अस्थायी हो जाएगी। तो यह इस चित्र को, मैं यह नहीं कह रहा कि गलत है सही है, लेकिन जो चीजें हैं वह मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे जो है हम लोग इसकी अवधारणा समझते हैं कि इसका सुरक्षा कहने का क्या मतलब होता है। तो देखिए, सुरक्षा को एक सीधे सीधे शब्द में अगर हम लोग कहें तो खतरा से आज़ादी, मतलब कोई हमारे पास जो है वह अभाव ना हो। दो अर्थ में इसको हम लोग समझेंगे, एक तो खतरे से आज़ादी हो और दूसरा है कि हमारे पास कुछ अभाव नहीं हो, तब जो है हम कहेंगे कि हम सुरक्षित हैं। अब देखिए, खतरे से आज़ादी हम लोग जो है क्या देखते हैं कि एक देश जहां पर हमेशा जो है वह संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, या दूसरा देश उस पर आक्रमण करने के लिए हमेशा जो है फिराक में बना हुआ रहता है, तो आसपास के जो गांव होते हैं सीमा से लगे हुए गांव में, वहां के लोग जो है, पब्लिक जो है वह बहुत अशांत रहते हैं। जैसे जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, खासकर अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो वहाँ के जो सीमा से छटे हुए गांव हैं ना, उनसे कभी बात करके, या वहाँ कभी अगर जाने का मिले, कोई परिवार वहाँ अगर आप लोग का हो तो बात कभी करिएगा, तो वहाँ के लोग बहुत सशंकित रहते हैं। वह जो है यह चैन से नहीं सोते हैं कि हम आज अगर सो रहे हैं तो कल ठीक से रहेंगे, ये स्थिति होती है। अभाव से मुक्ति, अभी देख लीजिए, जस्ट हम लोग कोरोना के दौर में ही जी रहे हैं, कंप्लीट अभी मुक्त नहीं हुए हैं। अभी दूसरी फेज भी जो है फिर से सुन रहे हैं कि आ रही है, हमेशा जो है डर बना हुआ रह रहा है। और इस कोरोना पीरियड में आप लोग देखे होंगे कि कैसे लोग जो है अपने जीवन यापन की सुविधाओं को संग्रह करने के लिए जो है कंटिन्यूअस लाइन में जो है लगे रह करके के सामान को खरीदते हैं, अपने घरों में महीनों महीनों का सामान जो है इकट्ठा कर करके रखें। क्यों? ताकि हम सुरक्षित रह सकें, हमारी लाइफ जो है वह सुरक्षित रह सके। तो अभाव से मुक्ति भी एक सुरक्षा की अर्थ के रूप में समझा जा सकता है। और दूसरा जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो आता है कि हम पर कोई आक्रमण न करे, उससे हम सुरक्षित रह सके, यह भी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि किन किन चीज़ों से सुरक्षा हम लोग करें और किन किन बिंदुओं को हम लोग इसके अंतर्गत शामिल कर सके। अब हम डेली घर से निकलते हैं काम करने के लिए, तो वह घर से ऑफिस आने के क्रम में भी हम असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, या जब हम ट्रेन से यात्रा करते हैं कहीं जाने के लिए तो उसमें भी असुरक्षा की भावना महसूस होती है। महिलाएं घर से निकलती हैं, उसमें भी उनको असुरक्षा की भावना महसूस होती है। तो किन किन बिंदुओं पर जो है हम इसके अंतर्गत बात कर सकते हैं। तो पारंपरिक जो अवधारणा रही है वह जो है यहाँ पर बात कर रही है, उस वक्त केंद्रीय मूल्य की बात करती है कि सुरक्षा के अंतर्गत उन केंद्रीय मूल्यों को अनिवार्य रूप से जो है वह सुरक्षित रखा जाना चाहिए। और वह केंद्रीय मूल्य जो हैं वह
अगर हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है, कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और आइए हम लोग देखते हैं कि वह जो है केंद्रीय मूल्य कौन कौन है। तो केंद्रीय मूल्य के अंतर्गत हम लोग संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता, तीन जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है, जिसको हर कोई, हर राष्ट्र चाहता है कि हम इसको बना करके रखें। अब संप्रभुता की बात करते हैं तो संप्रभुता को इंग्लिश में सॉवरेनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉवरेनिटी कहा जाता है। और यह दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक संप्रभुता होती है और दूसरा बाह्य संप्रभुता होती है। और जब किसी आजाद देश में पूर्ण दोनों संप्रभुता नहीं होगी तो वह कंप्लीट सोवरेन नहीं कहा जाता है, ठीक है। और यह संप्रभुता किसी राष्ट्र को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह अपने देश हित में स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी निर्णय कर सके, ठीक है। और इसके अंतर्गत, स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है, हम लोग यह जानते हैं कि कई सारे आंदोलन के बाद जो है हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 1947 में जब हम आज़ाद हुए, उसके पूर्व में अगर हम लोग गौर करेंगे तो एक दो नहीं, सैकड़ों जो है वह संघर्ष की निशानी आपको मिलेगी देखने के लिए। और दूसरे देशों में भी इस तरह की चीजें रही हैं। विश्व के जितने भी आप देश उठा के देख लीजिए, जो देश कभी गुलाम हुआ करते थे, उसको स्वतंत्र होने के लिए कई सारे संघर्ष का सामना करना पड़ा, अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। इस स्वतंत्रता के चैप्टर जब हम पढ़े थे 11th क्लास में, तो हम लोग यह डिस्कस किए थे कि यह इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। देखिए, मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि आपको एग्जाम देना है तो सिर्फ 12th पे मत डिपेंड रहिएगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न जो है मैं देखा हूँ कि 11th से टच रहता है, आपका 11th को छूता हुआ रहता है प्रश्न। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि लगभग 30% जो क्वेश्चन आता है वह 11th से जरूर रहता ही रहता है, उसके वहाँ से चैप्टर रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए दोनों आप पढ़ के जाएं, ऐसा नहीं कि केवल 12th पढ़ के चल गए तो आपको बहुत सा चीज़ ऐसा मिलेगा कि अरे ये तो 11th का था। तो यह बोर्ड आपसे अपेक्षा करती है, आप 11th पढ़े हैं, 12th पढ़ के आ रहे हैं, तो दोनों का आपको जो है वह पूछ सकता है। लेकिन हाँ, चांसेस ज़्यादा जो रहता है 12th का ही रहता है। लेकिन यहाँ से ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं आएगा। तो स्वतंत्रता हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग कोई भी चीज़ प्राप्त कर करके इसको ना खोने की बात पढ़े थे। सब चीज़ मिल जाए और हमको स्वतंत्रता ना मिले, दुनिया की सारी ऐशो आराम हमको दे दिया जाए और सिर्फ कहा जाए तुमको चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है, मुंह पे टेप साट दिया जाएगा, आप एक्सेप्ट करेंगे? इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम गरीब रहना पसंद करेंगे, लेकिन हमको बोलने की आज़ादी तो चाहिए ही चाहिए। किसी भी स्थिति में कोई भी देश, कोई भी नागरिक यह नहीं चाहता है कि हम जो है अपनी स्वतंत्रता को अवेल नहीं कर सके, प्राप्त नहीं कर सके। उसी प्रकार क्षेत्रीय अखंडता, कोई देश अपने देश का टुकड़ा कर करके जो है वह कभी भी किसी भी स्थिति में यह नहीं स्वीकार करेगा कि इस वैल्यू को जो है वह दरकिनार किया जाए और उसके बाद हम सुरक्षित रहें। यह तीन जो बिंदु है, इसको हमेशा बनाए रखने के लिए कोई भी देश प्रयास करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग सुरक्षा के प्रकार, जो हम लोग बात किए थे शुरू में, किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उसको देख लेते हैं। तो परंपरागत सुरक्षा की बात आती है और अपरंपरागत सुरक्षा की बात आती है। दो प्रकार के इसके प्रश्न भी आ सकते हैं आपसे कि परंपरागत और अपरंपरागत सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि जो है दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। बेसिक अगर आ जाए प्रश्न कि क्या समझते हैं तो 2 लाइन लिख दीजिए, अंतर लिखना है तो दोनों को कॉलम बना के लिख दीजिए कि हाँ इसका ये है, इसका ये है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि परंपरागत सुरक्षा कहने का क्या मतलब होता है कि किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाने वाले खतरे से मुक्ति, किसी देश की स्वतंत्रता को हानि ना पहुंचे उसको बचाए रखना ही जो है वह परंपरागत सुरक्षा है। और इसके अंतर्गत 2 प्रकार की सुरक्षा आती है, एक बाह्य सुरक्षा आती है और एक आंतरिक सुरक्षा आती है। बाह्य सुरक्षा कहने का क्या मतलब होता है, जब एक देश पर बाहर के देश द्वारा जब किसी प्रकार का हमला होता है, उसको क्षति पहुंचाने की बात होती है, तो वह बाह्य, नाम से ही स्पष्ट है, बाह्य का मतलब बाहरी, बाहर से, एक्सटर्नल, ठीक है ना। और आंतरिक सुरक्षा मतलब घर के अंदर की सुरक्षा,
घर के अंदर भी कई तरह के झगड़े झंझट होते रहते हैं। आप इसको जो है एक आप अपने आसपास के परिवार से, अगर खुद के परिवार अगर उस तरह की नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ है, नहीं भी होना चाहिए। लेकिन आसपास अगर आप गौर करेंगे तो कई परिवार ऐसे मिलेंगे आपको जहां पर अंदर की स्थिति जो है बड़े गड़बड़ रहती है। अगर 4-5 भाई हैं तो लोग उसमें बनाव नहीं होता, एक दूसरे की टंगरी जो है खींचने का कार्य वह खूब किया करते हैं। और अगर कोई ऐसी फैमिली है तो वहाँ पे जो है शांति और डेवलपमेंट नाम की जो चीज़ होती ही नहीं, वो हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य करते हैं। तो अगर उसी सेम जो है स्थिति को अपने देश की स्थिति से तुलना की जाए उस फैमिली के, तो आपको यहाँ पर भी यह समझ में आ जाएगी बात कि अगर किसी देश में लोग एक दूसरे पर टांग खींचने का, एक दूसरे का टांग खींचने का कार्य करते रहे, जो सही कार्य कर रहा है उसको भी हम अगर गलत ठहराते रहे तो वह फिर विकास की स्थिति में नहीं जा पाएगा, वह विकास नहीं कर सकेगा। वह देश जो है हमेशा अपने देश की समस्याओं को समाधान करने में लगा रहेगा, अपने देश के जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं उसी में लगा रहेगा। वह डेवलपमेंट तो भूल ही जाएगा कि हमको डेवलपमेंट भी करना है। तो यह चीज़ जो है अब इससे अगर बच गए, आंतरिक सुरक्षा में हम लोग जैसे अब जानते हैं कि आतंकवाद है, फिर जो है सिविल राइट्स का जो वार होता है उसको लेकर के आता है, फिर जो है भूखमरी है, गरीबी है, ये सब जो समस्या जो है ना वह आंतरिक सुरक्षा को लेकर के चीज़ें आती हैं। अब अपरंपरागत सुरक्षा की बात करेंगे तो अपरंपरागत सुरक्षा आज की जो है वह मॉडर्न जो है सिक्योरिटी के नाम से जानी जाती है। और इसके अंतर्गत ना सिर्फ सिक्योरिटी जो बात आ रही है परंपरागत में वो ही नहीं, इसके अलावा मानव की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा, माने जितने भी समाज है पूरे विश्व की सुरक्षा करने की बात आती है। और इसके अंतर्गत जो है सिर्फ लड़ाई झगड़े से नहीं, बात के द्वारा, समझौते के द्वारा शांति स्थापित कर करके किसी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जो पारंपरिक स्रोत हैं उसका दो भाग हम लोग देखे थे, एक बाह्य भाग देखे थे, एक आंतरिक भाग देखे थे। तो जब बाह्य भाग, बाह्य सुरक्षा की बात आती है, जब कोई देश आक्रमण कर देता है किसी देश पर, जब उस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है किसी देश के साथ, तो वह उसके सामने किन विकल्प को कोई देश अपनाता है। तो वहां पर देखिए 3 तरह के जो है यहाँ पर पॉइंट आउट किया हुआ है कि 3 विकल्प जो है किसी देश के पास होते हैं। एक विकल्प तो होता है कि भैया हम आत्मसमर्पण कर दें, सबसे आसान काम जो है अपना हार को स्वीकार करना, भैया हमको माफ़ करो, हमको अपने में मिला लो, हमको जैसे हो वैसे रहने दो। जैसे 1971 में युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान के सैनिक भारतीयों के समय आत्मसमर्पण कर दिए थे कि भाई माफ़ करो, गलती हो गई, हमको बख्श दो। तो आत्मसमर्पण करना एक सबसे आसान कार्य है किसी युद्ध में। दूसरा जो है अवरोध है। अवरोध को क्या कहते हैं भाई? अवरोध देखिए थोड़ा सा समझने में आप लोग को लग सकता है कठिन कि अवरोध क्या होता है, क्योंकि सीधी हिंदी नहीं हमको लगती है, ये सबको समझ में नहीं आती है। लेकिन मैं आपको इसको क्लियर कर दे रहा हूँ कि अवरोध कहने का मतलब जैसे युद्ध ना हो, युद्ध होने की पहले जो आशंका होती है ना, जैसे हम लोग कैसे किसी को डंडा या 4 आदमी पूरा गर्म आते हुए देखते हैं तो कहते हैं अरे बाप यार है, लगता है लड़ाई करेगा हमसे, भाप लेते हैं ना कि जरूर मामला गर्म लग रहा है। तो वह यहाँ पर भी जो है एक देश जो है उसकी ऐसी व्यवस्था होती है, उसका सेटअप होता है कि वह उसके गुप्तचर यह बताते हैं कि यह देश जो है आक्रमण करने वाला है, यह गलत डिसीजन आपके प्रति ले रहा है। तो जब वो आशंका हो जाए तो उसका समाधान जो है पहले ही कर लें, उस स्थिति को अवरोध कहा जाता है। जो युद्ध होने वाला है, जो युद्ध की आशंका है कि हो सकता है, उस युद्ध को टालना, उस युद्ध को रोक देना ही अवरोध कहलाता है। ठीक है, अब रक्षा, मान लेते हैं कोई युद्ध कर दिया, हम पर आक्रमण कर दिया, तो हम जो है अपने देश की रक्षा करेंगे। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो है इस तरह के केस हम लोग के साथ भी हुआ है। अगर बात 48 से करें तो 48 में ही पाकिस्तान हम लोग के साथ लड़ चुका है ना। उसके अलावे जो है 61, 62, 65, 71, 99 कई सारे युद्ध जो है भारत ने किए हैं और सफलतापूर्वक सब में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करते हुए जीत दर्ज की है। अब जो है कुछ इसके अलावे कार्य जो हैं वह परंपरागत स्रोत में कौन कौन से आते हैं उसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए शक्ति संतुलन,
शक्ति संतुलन में पहले भी बताया था, जब पहला MCQs का प्रश्न था उसमें ही, तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। अब सैन्य गठबंधन की बात, हालांकि लिखी हुई है चीज़ें, आप पढ़ लीजिएगा। सैन्य गठबंधन जो होते हैं वह परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। क्या होता है इसके अंतर्गत जी? तो अनेक देश जो होते हैं एक समझौता करते हैं। और अगर बात हम लोग करेंगे शीत युद्ध के दौर की, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे जी कि नाटो जो है वह पूंजीवादी संगठन का समर्थक रहा था और वार्सा पैक्ट जो था वह साम्यवादी देशों का समर्थक रहा था। और दोनों क्या था? दोनों सैन्य संगठन थे, एक दूसरे के विचारों का विरोध किया करते थे। शीत युद्ध को अगर आप पढ़ेंगे, उसका चैप्टर इसके क्लास संबंधित हुई है, उसमें आप जा करके देखिएगा, इसको विस्तार से बातें बताई गई है। 1949 में नाटो गठित हुआ था और उसके खिलाफ जो है USSR द्वारा वार्सा पैक्ट लाया गया था, ताकि जो है उसके जो विचार हैं उसको रोका जा सके और अपने विचार को जो है फैलाया जा सके पूरे विश्व पर। यही तो लड़ाई थी शीत युद्ध की। तो ये गठबंधन की राजनीति होती है। निशस्त्रीकरण क्या होता है? निशस्त्रीकरण के अंतर्गत देशों से, जितने भी देश है दुनिया में, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अस्त्र शस्त्र जो हैं वह कम करें, उसको रोके, बंद कर दें बनाना, जमा करना, संग्रह करना, उस पर कमी लाएं। ठीक है, निशस्त्रीकरण अर्थात शस्त्र की कमी, अपने पास शस्त्र न रखें तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम रखें, है ना। बहुत एक सिक्योरिटी डायलेमा नाम की एक कॉन्सेप्ट आता है, निशस्त्रीकरण की बात यहाँ पर निकली है, तो थोड़ा सा मुझे ध्यान आ गया सिक्योरिटी डायलेमा की। तो यहाँ पर सिक्योरिटी डायलेमा में क्या होता है कि एक देश जो होता है वह दूसरे देश से हमेशा चाहता है कि हम ज़्यादा अपने आप को शस्त्र से संपन्न रखें, हमारे पास हथियार बहुत हो, परमाणु संपन्न हो, हम पर कोई हमला न करे। और भिन्न भिन्न अवसरों पर, जैसे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पे आप देखते हैं भारत में भी कि ये जो प्रदर्शन होते हैं क्यों होते हैं? वह इसलिए प्रदर्शन होते हैं ताकि दुनिया के अन्य देश ये जाने कि हमारे पास भी यह चीज़ है, भैया हमसे टकराना नहीं। और भारत की पॉलिसी भी है, भारत की यह पॉलिसी है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। NFU हम लोग पढ़े थे जब परमाणु संबंधित चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, NFU अर्थात नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। लेकिन अगर हम पर हमला करोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं भैया, ये है हमारा पॉलिसी। खैर, उस पर हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब हम लोग चलेंगे न्याय युद्ध के बारे में। भाई हम शांति प्रिय देश हैं, हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अब हम पे हमला करोगे तो छोड़ेंगे थोड़ी। मोदी जी की गवर्नमेंट घर में घुस के मारती है ना, हम लोग देखें इसका उदाहरण। तो हम अपनी सुरक्षा के लिए जब युद्ध करते हैं तो उसको न्याय युद्ध कहा जाता है। ये नहीं कि हमको एक गाल में मारो तो दूसरा गाल हम छानेंगे, वो वाला काम खत्म। हमको अगर मारेगो तो हम भी मारेंगे, ये वाली बात है। ठीक है, मतलब आत्मरक्षा के लिए अगर जो लड़ाई लड़ी जाती है वह न्याय युद्ध की बात आती है। ठीक है, अब विश्वास की बहाली। जब हम विश्वास एक दूसरे पर बना लेते हैं, एक देश दूसरे देश पर जब विश्वास करता है तो वहाँ पे लड़ाई वगैरह की जो है स्थिति कम उत्पन्न होती है ना। तो यह एक दिन से संभव नहीं होता है, इसमें कई वार्ताएं होती है, शांति का प्रयास होते हैं, एक दूसरे देशों में जो है लोगों को आने जाने की आज़ादी होती है, खेल की जो है आयोजन होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, ताकि जो है लोगों का मिलना जुलना होता रहे और तब यह जाकर के संबंध हो पाता है। ऐसा नहीं है कि एक नेता दूसरे नेता से बात कर लिया, विश्वास बहाली हो गई, ऐसी चीज़ नहीं होती है, यह बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वह हैं। अब आंतरिक सुरक्षा की हम लोग बात करें तो हालांकि थोड़ी सी मैं आपको हिंट दिया था कि इसके अंतर्गत आंतरिक बहाली में किन किन बिंदुओं पर बात की जाती है, और वही चीज़ इसमें करीब करीब लिखा हुआ भी है। बहुत चीज़ ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखी गई ये बातें, क्योंकि यह क्रैश कोर्स है तो जितनी चीज़ें लिखी गई है वह बहुत ही निचोड़ कर करके आपको यहाँ पर मैं लाने का प्रयास किया हूँ। अदरवाइज यह पूरी की पूरी किताब को अगर मैं स्लाइड्स के रूप में बनाऊँ तो यह कम से कम 100 स्लाइड तो ज़रूर बनेगा। यहाँ पर मैं लगभग 25, 26, 22 के आसपास ही 20 से 25 स्लाइड में सारी चीज़ों को समेटने का हमेशा प्रयास करते रहा हूँ। तो इसके अंतर्गत गृह युद्ध, आंतरिक कलह
आदि जो होते हैं वह इसके अंतर्गत चीज़ें आते हैं। और यहाँ पर बात की गई है क्या कि पश्चिमी दूसरे विश्व युद्ध के बाद की बात आ रही है कि जो पश्चिमी देश थे वहाँ पर एकीकृत शांति जो थी अंदर में सीमा के अंदर थी और अपनी सीमा के भीतर बसे हुए समुदाय अथवा वर्गों से गंभीर खतरा जो है वहाँ पर नहीं था। ठीक है, बाहरी खतरे की बात अगर हम लोग करें तो अभी जस्ट हम लोग नाटो और वार्सा पैक्ट की बात किए थे, यूएसएसआर और यूएसए की बात किए थे। तो वे ऐसे दोनों महाशक्तियां थी जो एक दूसरे से बहुत ही सुसंकित रहा करती थी। यह हम लोग पूर्व में भी बातें कई बार कर चुके हैं, या बहुत बताने की जरूरत नहीं है। वहीं एक उदाहरण जो है दिया हुआ है कि जो उपनिवेश हुआ करते थे उस समय, तो फ्रांस को वियतनाम से और ब्रिटेन को केन्या से जो है इस तरह के संघर्ष वह झेलना पड़ा है जो उनके उपनिवेश कभी हुआ करते थे। जैसे फ्रांस का वियतनाम हुआ करता था, ब्रिटेन का केन्या हुआ करता था। इन लोग जो है अपने जो उपनिवेशक राष्ट्र थे उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हैं, उनको एक हमले का जो है शिकार होना पड़ता है। ठीक है, अब बात हम लोग थोड़ा सा करते हैं अपने एशिया और अफ्रीका जो अधिकतम उपनिवेश का शिकार रहा है। उपनिवेश मैं पहले बता चुका हूं, यह भी यहां पर फिर से मैं नहीं रिपीट करूंगा। ठीक है, तो उपनिवेश एशिया और अफ्रीका के देश बहुत सारे रहे हैं। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि अपने पड़ोसी देश जब वह स्वतंत्र हुए तो एक तो उनके आंतरिक जो समस्या रही उससे वह जूझते रहे और पड़ोसी राज्यों से भी वह हमेशा सशंकित रहे कि ऐसा ना हो कि हम पर हमला कर दे और फिर हम जो है गुलाम हो जाए। उनके अंदर की समस्या तो थी ही, चाहे वह भारत का ही अगर हम उदाहरण लें तो उसके अंतर्गत जो है क्षेत्रवाद के लेकर के, भाषा के लेकर करके भिन्न भिन्न राष्ट्र की जो है अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राज्य के निर्माण की बात होने लगी, है ना। और उसके लिए कई सारे आंदोलन भी चले। यह मांग होने लगी कि हम तमिल बोलते हैं साहब हमको अलग कर दो, हम पंजाबी बोलते हैं साहब हमको अलग कर दो, हम साहब इधर अलग भाषा रहते हैं, अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमको अलग कर दो। तो यह चीज़ें चली। और एक मैं पढ़ाया भी हूँ आपको कि पोट्टी श्री रामल्लू जो थे वह उनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में एक चलता है आपका भूख हड़ताल जिसमें उनकी डेथ हो जाती है और अंत में फिर जो है वह भाषा के नाम पे पहली राज्य बनने का वह उनको जो है अवसर मिलता है आंध्र प्रदेश को। लेकिन एक भाषा एक राष्ट्र पे तब भी जो है इजाज़त नहीं मिली थी। एक राष्ट्र एक लैंग्वेज एक स्टेट का दर्जा उस समय तब भी नहीं मिला था। हाँ, यह जरूर मांग मानी गई थी कि बहुसंख्यक भाषी जो क्षेत्र है उसको दे दिया जाए और अन्य भाषा भाषी के भी लोग जो है वहाँ रहेंगे। ऐसा नहीं था कि उनको जो है वहाँ से भगाने की बात हो गई थी, इस तरह की परमिशन नहीं दी गई थी। ठीक है ना। तो अंदरूनी सैन्य संघर्ष, अलगाव वादी आंदोलनों से जो है खतरा वह भी एक समस्या रही है। जो एशिया और अफ्रीका के जो नए स्वतंत्र राष्ट्र रहे हैं वह उसके अंदर भी इस तरह की चीज़ें जो है अलग करने की बात आई ना कि हमको अलग कर दीजिए साहब। हम जो है बात अगर गोवा की करेंगे तो वहाँ भी जो है इस तरह के हम लोग जानते थे कि बात 61 तक तो वह जो है हमारा अंग नहीं था, वह पुर्तगाल के ये अंडर में था। और जब हम लोग के अंदर में आया तो फिर जो है वहाँ पर किस प्रकार महाराष्ट्र ये दावा ठोकने लगा कि साहब इसको जो है हमको मिलने दिया जाए क्योंकि हमसे यह इसका छीनवा लगता है। तो फिर वहाँ पर जो है सर्वे कराया गया भारत सरकार के द्वारा और जब वहाँ के लोग स्वतंत्र रहने की बात की गई कि नहीं साहब हमको स्वतंत्र रहना दिया जाए, हम किसी के साथ नहीं रहना चाहते, तब फिर उसको इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया गया। ये सारी चीज़ें जो मैं पूर्व की क्लास की ही चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नई चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्यों जोड़ रहा हूँ, ताकि आपको रिकॉल हो जाए, पिछले क्लास में ऐसी चीज़ें हो चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ संधियों की बात की थी, MCQs में आया था CTBT, फुल फॉर्म पूछा गया था। अब कुछ संधियों की बात करते हैं कि कौन कौन सी निशस्त्रीकरण जो शस्त्र कम करने के लिए संधियां की गई, वह कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है आपके पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए तो बहुत सारे हैं, एक दो नहीं, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन पढ़ना कौन है जो आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, जैविक हथियार संधि। यह कब हुआ था जी? तो 1972 में। देखिए ईयर जरूर याद रखिएगा आप लोग से प्रश्न बहुत गहराई में जाकर के नहीं पूछते हैं लोग,
बोर्ड जब भी पूछती है तो इतना चाहती है कि आपको बेसिक जानकारी जरूर हो, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ये जरूर रखिए याद रहे। तो ये क्यों हुआ था? जैविक हथियार उत्पादन एवं संग्रह पर रोक लगाने के लिए हुआ था। और कितने देशों ने इस पर साइन किया? तो 155 देशों ने साइन किया। जितना बता रहा हूँ उतना जरूर याद रख के जाएंगे आप लोग। उसके बाद जो है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, रासायनिक हथियार संधि, कब हुआ? 1992 में। और इसके अंतर्गत क्या था? रासायनिक हथियार जो है वह ना बनाए, ना रखें अपने पास, इसलिए। ठीक है। और कितने देशों ने साइन किया था? 181 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका एनपीटी, यह चित्र भी जो है आपके ही बुक से लिया गया है। और एनपीटी जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसके आगे न्यूक्लियर भी लगाता है, ऐसा नहीं है। परमाणु अप्रसार संधि को जो आप कहेगा सर परमाणु तो इसमें बोल नहीं रहे हैं, तो इसको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी बोलते हैं और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। और कब हुआ था? 68 में हुआ था। और मैं पूरी बात पहले भी बताया था कि 67 में क्या घटना हुई थी, पूरी पिक्चर मैं आपको बताया था। यहाँ एक तस्वीर आप लोग देख लीजिए। हालांकि यहाँ पर 4 ही विश्व के जो नेता हैं उसकी सोफा लगा हुआ है। एक 5वां इस चित्र में पता नहीं क्यों कार्टून बनाने वाले ने गायब कर दी है, क्योंकि उस समय 5 ऐसे संपन्न देश थे, परमाणु संपन्न। ठीक है ना। और वह जो अभी अस्थाई सदस्यता जिनको प्राप्त है वही 5 देश थे। और यहाँ देखिए आपका नॉर्थ कोरिया के नेता हैं और ईरान के जो है लीडर्स हैं, वह धुआं उड़ाते हुए जा रहे हैं कि अच्छा ठीक है साहब, हम भी समझा ही देंगे तुमको। इस तरह से जो है चीज़ें विचार कर रहा होगा। मेरी एक अपनी पर्सनल सोच है, क्या सोच रहा है तो वही बताएगा, कार्टूनिस्ट जो है वो बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये लोग बैठ करके यह विचार कर रहे हैं कि जो हमारे पास चीज़ें हैं वह दूसरे तक न पहुँचे। एनपीटी। ठीक है। आगे हम लोग बात किए थे एबीएम की, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। और कब हुआ था? 1972 में। और ये सब जो है ना वह परमाणु हथियार जो है कम करने के लिए जो है ही चीज़ें सारी हुई है। देखिए प्रक्षेपास्त्रों के भंडारण में कमी करना, और किसके किसके बीच में हुआ है? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ है। आगे कुछ और संधि जो है वह खास जो है यूएसए और यूएसएसआर के जो बीच में हुई है वो ट्रीटी आप देख लीजिए। सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 1, इसको स्टैटिक्स आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी बोलते हैं, इसको सॉल्ट बोला जाता है। सॉल्ट 1, SALT, सॉल्ट। अब सॉल्ट मीन्स नमक मत समझिएगा, यह फुल फॉर्म है। ठीक है ना। सॉल्ट 1 कब से कब तक चला? और ये एक डेट में नहीं हुआ है, यह इसका कंटिन्यूएशन चलते रहा है, हमेशा बातचीत होते रही है। यह नवंबर 69 से मई 72 तक ये चला है। दोनों देशों में देखिए अमेरिका की तरफ से निक्सन जो थे राष्ट्रपति वो बिलोंग कर रहे थे इसको बातचीत करने के लिए, और सोवियत संघ से ब्रेजनेव थे। इसमें ब्रेजनेव राष्ट्रपति नहीं है यहाँ पर, इस समय ब्रेजनेव जो है यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। हालांकि उतना पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है। अब परिसीमन संधि 2 जो था, सॉल्ट 2 जो था वह कब से चला है जी? 72 से 85 तक। यानी कि देख लीजिए 69 से 85 तक दोनों के बीच में जो है वह बातचीत चलते रहा है। अवस्थ नियंत्रण हेतु ही यह चला है। यहाँ पर अमेरिका की तरफ से जो है फोर्ड जो थे राष्ट्रपति वे थे, और सोवियत संघ की तरफ से यहाँ पर ये राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है। सोवियत संघ से जो है वह ब्रेजनेव आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है अब बात करते हैं स्टार्ट की। स्टार्ट, START, स्टार्ट, ये शॉर्ट फॉर्म है। शुरू होना एक स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट, वो नहीं समझना है। स्टार्ट 1 अर्थात स्टैटिक्स आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। और ये कब से कब तक चला है? यह 1982 से 91 तक चला। यह भी एक प्रकार का बातचीत था। हमेशा दोनों में जो है आप जानते हैं कि वह दौर था दोनों एक दूसरे से जो है रगड़ा करते रहता था, लड़ाई झगड़ा करते रहता था, विचार की जो है लड़ाई हुआ करती थी।
और उसको बातचीत से समाधान निकालने के लिए यह सब जो है अस्त्र नियंत्रण के लिए दोनों में समझौता होता है, एक बातचीत का दौर चलता है, उसको स्टार्ट 1 के नाम से जानते हैं, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था। और उसी प्रकार फिर दूसरी जो स्टैटिक्स आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी होती है, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और रशिया का उदय होता है। 1900, यह ध्यान रखेंगे आप कि 1991 के पूर्व सोवियत संघ बोला जाता है, और आज की तारीख में उसको सोवियत संघ नहीं बोला जाता है, रसिया बोला जाता है। 91 के बाद वह रसिया के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो है जॉर्ज बुश और बोरिस येल्त्सिन के बीच में यह बातें चलती है। वह हालांकि यह चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, मैं एक्स्ट्रा आपको एक जो है क्या बोलते हैं उसको कंटिन्यूएशन में चीज़ें चल रही है, वह आपको दिखाना चाह रहा था कि यह भी ऐसी चीज़ें हुई है। ठीक है, यह आपकी बुक में नहीं पढ़ना है, लेकिन एक्स्ट्रा मैं थोड़ा देता हूँ इस चलते ताकि आप सेफ जोन में रहें, कि अगर कुछ एग्जाम्स किताब से बाहर से पूछ दिया तो भी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं गैर परंपरागत। अब क्लास जो है हम लोग थोड़ा सा ख़त्म करेंगे चूँकि लास्ट की ओर चल रहे हैं, तो गैर परंपरागत जो सुरक्षा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और इसके अंतर्गत 2 चीज़ों के जिक्र किए थे हम लोग, मानव सुरक्षा और विश्व सुरक्षा अर्थात वैश्विक सुरक्षा। ठीक है, तो मानव सुरक्षा में हम लोग यह जानते हैं कि युद्ध से सुरक्षा ही केवल सुरक्षा नहीं है, उससे ज़्यादा जो है आपको अकाल, आतंक, महामारी, ये सब से जो है वह आदमी प्रभावित हो रहा है। उससे ज़्यादा जितना लोग युद्ध में मरता है ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको अकाल, महामारी और जो भिन्न भिन्न प्रकार की अन्य आपदाएं हैं उनसे मरते हैं। उससे भी सुरक्षा जो है पहुंचाना हमारा कार्य है। और वैश्विक सुरक्षा क्या है? वैश्विक सुरक्षाकरण के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े थे कि विश्व की पूरी सुरक्षा, एक किसी व्यक्ति, किसी देश, किसी राष्ट्र, किसी क्षेत्र की जुड़ी हुई केवल नहीं है। जैसे इन्वायरमेंटल इशू की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, आप ओजोन परत की अगर हम लोग समस्या की बात करते हैं, तो किसी एक देश की समस्या नहीं है, उससे गरीब और अमीर सारे लोग प्रभावित होंगे, है ना। इसकी चर्चा हम लोग पूर्व में भी किए हैं। तो यह वैश्विक सुरक्षा कोई एक आदमी कर सकता है? संभव नहीं कर सकता है। और इसी कारण जो है हम लोग देखे थे कि अर्थ समिट से लेकर के और करंट में कितने मॉन्ट्रियल, केटो, कई सारी संधियां जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज को समाप्त करने के लिए जो आई हैं, है ना, उस पर काम कंटिन्यूअस चल रहा है। MDGs आया है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम चल रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि एक देश के बस की बात नहीं है इन इशू को समाप्त करने की, सारे लोग को मिल करके आने की जरूरत होती है। और यही कारण है कि सारे लोगों को कर रहे हैं, इस चलते डिले भी काम हो रहा है। क्योंकि एक आदमी को करना रहता था तो वो कर लेगा, लेकिन 4 आदमी से काम कराना हो तो एक कहेगा ना ये काम ना करो, इन्हें चलो, ये काम कहेगा इन्हें ना, इन्हें चलो, तो उसमें परेशानी होती है, उसमें समय लगता है। तो ये जो है वह जब पूरे विश्व वाली कोई समस्या हो तो वह इसके अंतर्गत चीजें आएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या और कुछ नई ऐसी समस्या हो रही है, नवीन स्रोत जो है उत्पन्न हो रहे हैं सुरक्षा के खतरे के। तो देखिए इसमें हम लोग मानव से जुड़े हुए चीज को हम लोग अगर डिवाइडेशन करें तो हम लोग आतंकवाद को रख सकते हैं, विश्वव्यापी निर्धनता को रख सकते हैं, असमानता को रख सकते हैं और शरणार्थियों की जीवन बाधाएं। अब देखिए यहाँ पर 2 कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, शरणार्थी और अप्रवासी। क्या अंतर है दोनों में? क्या दोनों एक हैं? नहीं। जो व्यक्ति अपने देश को स्वतंत्रतापूर्वक अपनी इच्छा से छोड़ता है दूसरे देशों में अपना डेवलपमेंट के लिए, अपने हित के लिए, ठीक है ना, तब उसको अप्रवासी कहा जाता है। और जब कोई व्यक्ति अपने देश से भगा दिया जाता है, उसकी देश की ऐसी स्थिति होती है कि वह वहाँ रहने लायक नहीं रहता है, वहाँ से उसकी भागना जो है उसके जीवन के लिए आवश्यक होता है, तब वह व्यक्ति शरणार्थी कहलाता है। जैसे बांग्लादेश से आए हुए जो लोग हैं, जो वहाँ से रोहिंग्या मुसलमान की बात आती है, तो वे लोग जो है वो शरणार्थी के रूप में, भारत में भी बहुत सारे आए हैं तो वो शरणार्थी कहलाएंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति यहाँ से दूसरे देश में चला जाता है, वहीं सेटल हो जाता है अपने डेवलपमेंट के लिए, तो उसको अप्रवासी बोलता जाता है।
ये याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है विश्व सुरक्षा के खतरे की बात अगर करें तो इसमें महामारी है, पर्यावरण आपदाएं हैं, वैश्विक ताप वृद्धि जो है ग्लोबल वार्मिंग है ना, जनसंख्या वृद्धि है, एड्स एवं बर्ड फ्लू। हालांकि यह चीज़ें तो थोड़ी कम हुई है आज के डेट में, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी है, हमारे के यहाँ कम गया है, दूसरे देशों में आज भी जो है उसकी स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। अफ्रीकी देश ऐसे हैं जहां में से प्रत्येक तीसरा व्यक्ति जो है एड्स पॉजिटिव है। तो ऐसा नहीं है कि यह समाप्त हो चुका है। तो ये समस्याएं जो है नवीन खतरे हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें मानवाधिकार की, तो आज मानवाधिकार में राजनीतिक अधिकार की बात की जाती है, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता की बात आती है ना। और जो उपनिवेशकृत जनता रही है, जहां पर मूल वासी की बात हम लोग किए थे पिछले ही क्लास में, पर्यावरण संबंधित जो क्लास हुई थी उसमें हम लोग बात किए थे कि मूलवासी जो है कैसे अपने प्रकृति के लगाव को जो है वह मानते हैं और उसको करते हैं, है ना, उसको फॉलो करते हैं। वो कभी भी जो है वह रिहायशी इलाकों में या जो है अच्छे मार्वलस होटल जो है वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। वह हमेशा प्रकृति से जुड़े रहना चाहते हैं, प्रकृति को बनाए रखना चाहते हैं। ये मूल वासी की जो है वह खासियत है। इन सब की जो है भी राइट्स हैं उसको मिलने चाहिए, उनकी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इन सब बिंदुओं पर भी बात करना आवश्यक है। उसी के बाद अगर हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की, तो उसमें भी यह कहा गया है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कंट्रीज है उसको यह राइट्स मिलता है कि मानवाधिकार की रक्षा के लिए जो है आप कदम उठाएं। लेकिन यह कदम कब उठाए जाएंगे? जब सभी लोगों की सहमति होगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बल प्रयोग सामूहिक स्वीकृति से और सामूहिक रूप से किया जाए। ऐसा नहीं हो कि एक देश बहुत ताकतवर है तो जो है वह अपना डिसीजन ले ले और अपना कर ले। लेकिन देखिए भैया, सच्चाई जो है बहुत कुछ जो है लिखित से अलग होता है। जो रियल कार्य होता है, अगर बात यूएनओ के भी करें तो वहाँ पर भी सबकी भागीदारी तो जरूर होती है, लेकिन डिसीजन सबका नहीं होता है। डिसीजन सबका नहीं होता है। उसमें जो ज़्यादा अपने सहयोग देते हैं, मतलब ज़्यादा फिनांस वहाँ पर लगाते हैं अपना, उनकी ही बात ज़्यादा मानी जाती है। वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें चलती हैं, है ना। तो अगर हम लोग भारत की सुरक्षा रणनीतियों की बात करें तो भारत के द्वारा कौन कौन सी चीज़ों को अभी तक अपनाया गया है, तो उसके बारे में हम लोग देख लें कि अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मजबूती में भारत हमेशा सहयोग करने का कार्य करते रहा है। आंतरिक सुरक्षा को जो है मजबूत यहाँ पर करने का कार्य किया गया है ना। इन बिंदुओं को आप जो है केवल ही आप ध्यान में रख करके परीक्षा में जाएंगे। उसके अलावा सामाजिक समानता, आर्थिक असमानता को कम करना, सहयोग मूलक सुरक्षा नीति जो है बनाना, सैन्य गुटबंदी से अलग होना। हम लोग पढ़े हैं, हमारी पॉलिसी रही है गुट निरपेक्षता की। हम जानते हैं कि जब नेहरू जी हुआ करते थे उस समय जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो हम लोग किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाए थे, है ना। तो ये हमारी जो है पॉलिसी रही है। अब सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य और जो है कुछ बात यहाँ पर कर लें हम लोग, तो असंतुलन एवं गठबंधन की स्थापना करने के लिए जो है हमको सहयोग से यह कार्य करना होगा। जो नवीन खतरे हैं, आपदा से सुरक्षा के लिए सेना से सब कार्य नहीं हो सकता है, उसमें भी सहयोग की आवश्यकता होगी। आम नागरिक को शामिल करना पड़ेगा, तभी जो है इस तरह की चीज़ें हो सकेगी। आतंकवाद से सुरक्षा भी अगर है तो केवल सेना के बल पर जो है हम लोग तो भले कुछ देर के लिए जो है काम कर लेते हैं, लेकिन वह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन जो है तभी होगा जब वहाँ पर जो है शिक्षा की लहर जाएगी, वहाँ के लोगों को जो है मुख्य धारा में लाया जाएगा, तभी ये चीज़ें संभव है। फौज को जो है आप कितना देर तक वहाँ पर खड़ा कर करके रख सकते हैं, ये चीज़ें संभव नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण आदि इन सब की समाप्ति के लिए भी जो है सहयोग से ही यह कार्य हो सकता है। उसके अलावा और भी चीज़ें जो है उन
चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। बहुत कुछ इसमें बताने वाली बात मैं नहीं समझता हूं कि है। अब कुछ एक दो प्रश्न हैं, वो प्रश्न मैं यहाँ पर डील नहीं करूँगा। सामूहिक सुरक्षा क्या है, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लेंगे। बहुत ही सटीक रूप से मैं यहाँ पर लिख करके लाने का प्रयास करता हूँ। यह प्रश्न आया हुआ है, देखिए पूर्व के वर्ष में 2020 में और 2018 में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है ना। सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, सामूहिक सुरक्षा क्या है। उसके बाद भारत की परमाणविक नीति के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो है हम लोग अपनी सुरक्षा के अंतर्गत हम लोग यह मानते हैं कि हम लोग पहले यूज नहीं करेंगे, और जब करेगा तो फिर हम बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ उस पर प्रहार करेंगे। ठीक है ना। पहले हम लोग यूज नहीं करते हैं। और भी कई चीज़ हैं इसके अंतर्गत जो आप खुद से पढ़ लेंगे। अब एक चित्र के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करना चाहूँगा, जो आपके पाठ में भी यह दिया हुआ है। देखिए एक हिंसक जो है वार, एक पशु को, उसी का छोटा रूप यहाँ पर टेररिज्म आतंकवाद जो है वह कैसे उकसाता है, और एक वह बहुत बड़े युद्ध के रूप में वह सामने आता है। तो यह बहुत बड़ा रूप जो है वह आपके पिक्चर्स, आपके पुस्तक से ली गई है। इसका क्या अर्थ होता है आप खुद भी थोड़ा समझने का अपने से प्रयास करेंगे। ठीक है। आगे जाते जाते मैं आपको कुछ इससे जुड़े हुए जो प्रश्न है, जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना बनती है, वह आप देख लें कि परंपरागत और गैर परंपरागत सुरक्षा में अंतर करना आप लोग जरूर जानेंगे। वह लिख करके आप लोग प्रयास करेंगे अपने कॉपी पे। ठीक है। फिर है तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है। जो मेरे लिए खतरा है, क्या वे यूएसए के जो नागरिक हैं उसके लिए भी खतरा वही है, क्या उसकी खतरे अलग हैं, दोनों में क्या अंतर है वो देखिएगा। शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है, यह बहुत ही अच्छे से मैं समझाया हूं और नोट में भी लिखा हुआ है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। पर्यावरण के तेजी से हो रहे नुकसान से देशों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। कैसे, अपने मत लिखने हैं यहाँ पे। किसी राष्ट्र को खतरा होने पर वह किन गैर पारंपरिक कदमों को उठा सकता है। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गैर पारंपरिक लिखा गया है। जो परंपरागत स्रोत है उसकी बात नहीं की गई है, गैर परंपरागत स्रोत को लिखा गया है। ठीक है। तो इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इससे आप लाभ उठा रहे होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।